Hello friends, today we will do appendix 2 which is introduction to mathematical modeling. So we have done the main chapters of the course NCERT class 9th और अब बच्चा है appendix 2. Appendix 1 हम पहले ही कर चुके हैं proofs in mathematics. So today we will deal with introduction to mathematical modeling, what it is all about. Mathematical modeling, मॉडल का अर्थ होता है हिंदी में नमूना, और साइंस में आप पढ़ते होंगे, एक्सपेरिमेंट्स करते होंगे तो कई सारे मॉडल आप लैब में बनाते हैं. किसी बड़े स्ट्रक्चर का छोटा नमूना जो साइज में छोटा होता है लेकिन फीचर्स लगभग वैसे ही दर्शाए जाते हैं. शायद साइंस में या केमिस्ट्री में भी एटॉमिक मॉडल शुरू हो गया होगा, तो वो भी वही चीज़ है कि किसी एटम को दर्शाने के लिए, चूंकि एटम बहुत छोटा है, नेकेड आई से देख नहीं सकते, तो उसको वर्क करने के लिए हम एक नमूना बनाते हैं. शायद अभी आ गया होगा या आने वाला होगा. कभी किसी बड़ी बिल्डिंग का नमूना देखा जाता है, बनाया जाता है, जैसे किसी मंदिर का या फोर्ट का, बिल्डिंग का, या जो टाउनशिप्स प्लान होती हैं. कभी किसी बिल्डिंग का जब मॉल का स्ट्रक्चर बनता है तो उसको पहले उसको दिखाने के लिए कभी कभी एग्जीबिशन में उसके नमूने रखे जाते हैं जो साइज में छोटे होते हैं लेकिन शेप और रेशियोज एंड प्रपोर्शन में लगभग वैसे ही होते हैं जैसे कि एक्चुअल रियल स्ट्रक्चर होता है. फिर मॉडलिंग क्ले, जो एक हरी सी चिकनी मिट्टी आती है जिससे आप कोई भी आकार या आकृति बना सकते हैं, वहाँ भी वही मॉडलिंग क्ले उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उससे आप मॉडल बनाते हैं, नमूने बनाते हैं. तो आशय वही है कि मैथ्स में भी कुछ मॉडलिंग होती है. फैशन मॉडलिंग, जो फैशनेबल क्लॉथ्स होते हैं जिनको मार्केट में सेल करना होता है, एडवर्टाइज करना होता है, तो पहले उसके नमूने दर्शाए जाते हैं बाय द ट्रेंड मॉडल्स, ताकि आप उसको समझ सकें, देख सकें बिफोर इट इज़ लॉन्च्ड और मे बी इट इज़ सोल्ड इन ओपन मार्केट. तो मॉडलिंग का मतलब है किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए उसका नमूना पेश करना, उसकी वर्किंग को ईजी बनाने के लिए एक हमारे लिए लेबोरेटरी में जो जिसे हम वर्क कर सकें. तो यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडलिंग में भी ऐसे ही होता है. हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, उसी को मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं. फिर उस मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कुछ एजम्पशंस के साथ, और उस सोल्यूशन को प्राप्त करने के बाद हम उसको चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं, और रियल लाइफ प्रॉब्लम को काफ़ी क्लोजली या अप्रॉक्सीमेटली एक फेयर अप्रॉक्सीमेशन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ से शुरुआत होती है इंजीनियरिंग की. रूट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैंने लिखा है इस चैप्टर में. इंजीनियरिंग की जड़ें हैं. तो जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आईआईटी एट्सेट्रा उनका एम है, तो वो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें. आपको इसमें मैथ्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हर चीज़ की झलक मिलेगी. बहुत ही काम का चैप्टर है जो कि क्लास 10th में भी चलता है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक इक्वेशन बनाई जाती है, द फॉर्मूला इज रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट एंड अदर 3 क्वांटिटीज दैट आर रिलेटेड टू इट. आपने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए हैं, PRT/100. तो वो जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली एक मैथमेटिकल मॉडल है, और मैथमेटिकल मॉडल्स आर यूज्ड टू सॉल्व मेनी रियल लाइफ सिचुएशंस लाइक लॉन्चिंग अ सैटेलाइट. क्योंकि सैटेलाइट को लॉन्च करने से पहले उसके फाइन प्रिंट्स को पढ़ना और बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होते हैं. अगर हम उसको ऑन लैब टेस्ट करके मैथमेटिकल मॉडलिंग के अनुसार उसको हर तरह से जांच परख के नहीं बनाएंगे तो वो प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, और सैटेलाइट के फेलियर में बहुत फाइनेंशियल लॉस होता है, और किसी भी कंट्री की जग हंसाई भी हो जाती है कभी कभी. इसलिए इस तरह के महंगे प्रोजेक्ट जिनका बहुत ज़्यादा बजट या एक्सट्रीम हार्ड, बहुत ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट लगता है, उसके लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग का रास्ता पहले चुना जाता है. प्रेडिक्शन ऑफ मॉनसून. हमारे देश में मॉनसून का बड़ा महत्व है क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है और बारिश के आधार पे फसलों का चुनाव किया जाता है, और उनके एग्रीकल्चर की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक वर्षा पे निर्भर करती है. और मॉनसून की प्रेडिक्शन करने के लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग का सहारा लिया जाता है, जिसमें सुपर कंप्यूटर्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है. यहाँ भी मैथमेटिकल मॉडलिंग एग्जाम्पल है. कंट्रोलिंग पोल्यूशन ड्यू टू व्हीकल्स. व्हीकल को टेस्ट करने के लिए उसके इंजन का मॉडल बना के पोल्यूशन और एमिशन को चेक किया जाता है, और फ्यूल एफिशिएंसी, फिर उसके ड्राई रन, इनफैक्ट ट्रैफिक जाम्स.
इन बिग सिटीज़ ट्रैफिक का फ्लो चेक करने के लिए कंप्यूटर पे मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं और देखा जाता है किन पॉइंट्स पर ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो रहा है, उनको नोड्स कहते हैं शायद, कहाँ कहाँ पे ब्रिजेस की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे अंडर पासेस बनाने हैं, कहाँ कहाँ डाइवर्जन देने हैं, सर्विस लेन कहाँ बनानी है। तो इन सब को करने के लिए पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग वाली एक्सरसाइज की जाती है, उसके बाद ही इन प्रोजेक्ट्स को ज़मीन पर उतारा जाता है, क्योंकि दीज प्रोजेक्ट्स आर वेरी कॉस्टली एंड लेबर इंटेंसिव। इन दिस चैप्टर वी विल इंट्रोड्यूस द प्रोसेस कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग, और उसको इक्विवेलेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना, उसको सॉल्व करना, और जो सोल्यूशन वो प्राप्त हो क्या वो रियल वर्ल्ड सिनारियो में फिट इन हो रहा है, जिसको वैलिडेशन कहा जाता है। क्योंकि मैथमेटिक्स एक थ्योरी है, उसके सोल्यूशन को अगर आप रियल लाइफ में वैसे का वैसा उतार दोगे तो शायद कुछ एब्सर्डिटी प्राप्त हो जाए, इसलिए उस सोल्यूशन को चेक किया जाता है और उसका इंटरप्रिटेशन वैलिडेशन देखने के बाद ही मैथमेटिकल मॉडलिंग की 4 स्टेजेस हैं: फॉर्मुलेशन, सोल्यूशन, इंटरप्रिटेशन, वैलिडेशन, FSIV। ये आप देख लें। कुछ सिंपल मैथमेटिकल मॉडल देखे जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल 1 में दिया है कि आपको ट्रैवलिंग में अपनी फ्यूल कंजम्पशन चेक करनी है। किसी भी ट्रैवल में आप किसी वाहन से ट्रैवल करोगे तो उसकी इकोनॉमी, आपकी ट्रैवल का खर्चा फ्यूल कंजम्पशन पर निर्भर करेगा। उसके लिए एक सवाल है, देखते हैं क्या है। बहुत सिंपल सा, वैसे तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन बहुत आसान है, बट इसको आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के रूप में ना देखकर रियल लाइफ प्रॉब्लम के रूप में देखें, तब आप इसका महत्व ज़्यादा समझ पाएंगे। आई ट्रेवल्ड 432 किलोमीटर्स ऑन 48 liters of petrol in my car. I have to go by my car to a place which is 180 kilometer away. How much petrol do I need? अब क्लियर है, अमाउंट ऑफ पेट्रोल वी नीड वेरीज डायरेक्टली विद डिस्टेंस। जितनी लंबी दूरी चलनी होगी उसी अनुपात में समानुपाती पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाएगा, पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, हेंस द इकोनॉमी या पेट्रोल का वॉल्यूम। तो लेट अस सी, एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। x है डिस्टेंस आई ट्रेवल एंड y है पेट्रोल आई नीड। दोनों में एक समानुपाती रिलेशन है, अर्थात एक लीनियर रिलेशन है, इसको हम लीनियर कहते हैं। तो हमने मान लिया y इज इक्वल टू k टाइम्स x। ऐसा आप साइंस में अक्सर करते हैं कि दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती हैं तो एक इक्वेशन लिखी जाती है, पहले y इज प्रोपोर्शनल टू x और फिर एक कांस्टेंट y इज इक्वल टू kx लगाया जाता है। ऐसा फिजिक्स में बहुत बार होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, y इज प्रोपोर्शनल टू x, और फिर इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक अनुपातिक, शायद इसको कांस्टेंट कहेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम पैरामीटर भी कह सकते हैं, y इज इक्वल टू kx। सो लेट अस सी व्हाट इज वैल्यू ऑफ k। हमें पता है कि 432 किलोमीटर चलने में हमको 48 लीटर ऑफ पेट्रोल लगा। तो y और x की एक रीडिंग हमको दी है, जब y 48 है तो x 432 है। तो यहाँ से इस इक्वेशन में आप वैल्यू रखेंगे तो k आ जाएगा 1/9। k 1/9 आने पर ये मॉडल मिल गया आपको, y इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स x, देयरफॉर y इज इक्वल टू x/9। अब जब x 180 होगा तो आप y निकाल सकते हैं, 180/9 कर दिया और आपको y 20 मिल गया। आप इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग के बिना भी करते आए हैं, सीधे रेशियो वाले फॉर्मूले से कि पेट्रोल बाई डिस्टेंस इज इक्वल टू पेट्रोल बाई डिस्टेंस, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अननोन क्वांटिटी निकाल ली। लेकिन यहाँ वाला तरीका थोड़ा इंजीनियरिंग ओरिएंटेड है और एक ज़्यादा बेहतर एवर यूजेबल फॉर्मूला आपको प्रदान करता है, y इज इक्वल टू kx। तो ये रिलेशनशिप निकालने के बाद k इज अ पैरामीटर विच इन्वॉल्व सेवरल कंडीशंस और एजम्पशंस। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडलिंग में बड़ी सारी कंडीशन होती हैं, क्योंकि हमने रियल लाइफ क्वेश्चन को एक निकटतम गणितीय समस्या में कन्वर्ट किया है। एग्जैक्टली तो उसकी मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की है हमने, क्योंकि वो करना पॉसिबल भी नहीं है, वो उसमें फिर बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ्स और एडवांस फिजिक्स के कंसेप्ट लग जाएंगे। तो हमने एक फेयर अप्रोक्सीमेशन किया, कई सारी एजम्पशन मान ली और जितना सिंपल हो सकता था जिसे कॉमन मैन समझ सके, एक सिंपलिस्टिक सरलतम समीकरण बना दी इसकी। देखिए, मैं इसको सरलतम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली पेट्रोल की कंजम्पशन हमेशा डिस्टेंस पर लीनियरली डिपेंड नहीं करती है।
कई बार रोड की कंडीशन, जैसे लिखा है के इज ए पैरामीटर विच इन्वॉल्व सेवरल कंडीशंस और एजम्पशंस। जैसे रोड क्या है, हमेशा आप नहीं कह सकते कि अगर 10 किलोमीटर चलने पर कुछ पेट्रोल लगा तो उसी रेशियो में अगले 50 किलोमीटर चला जा सकता है। मान लीजिए 10 किलोमीटर का रास्ता प्लेन एक्सप्रेसवे था और अगला 50 किलोमीटर हाईवे पहाड़ है या टूटी फूटी रोड है, तो गाड़ी की रफ्तार कम होगी, गाड़ी के इंजन पे प्रेशर ज़्यादा आएगा, फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ेगा। टाइप ऑफ इंजन क्या है, प्योरिटी ऑफ पेट्रोल क्या है, रोड्स कैसी हैं और ड्राइवर के स्किल्स कैसे हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। लेकिन अब इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करके बैठ जाएंगे तो ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसका एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हमको, जो रियल लाइफ में एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है। मैंने पहले चैप्टर में कहा था कि हेयर बिगिंस द चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, डेटा एंड अप्रोक्सीमेशंस। तो ये डेटा वाला चैप्टर आपने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स में और अप्रोक्सीमेशन वाला है मैथमेटिकल मॉडलिंग में। हाँ, डिड इट अकर टू यू दैट यू मे नॉट बी एबल टू यूज द फॉर्मूला इन ऑल सिचुएशंस। हाँ, अब रूट किस प्रकार का है, फ्लैट प्लेन्स है, हिली टेरेन है, दलदली मिट्टी है, जंगल का रास्ता है, ऑफ रोडिंग है, उन सब पर पेट्रोल की कंजम्पशन की रेट डिपेंड करेगी। सो पैरामीटर के एंटेल्स मेनी एजम्पशंस, द फॉर्मूला वर्क्स इफ ऑल सच कंडीशंस आर सेम। हमने मान लिया कि थ्रू आउट दीज टू जर्नीज रोड्स भी उसी प्रकार की है, गाड़ी भी उसी प्रकार की है, ड्राइवर भी इक्वली स्किल्ड है, पेट्रोल भी एक ही जैसा है, पेट्रोल में कोई वेरिएशन नहीं, क्योंकि आप जानते हैं पेट्रोल में मिलावट बहुत होती है और उस मिलावट के चलते गाड़ी का एवरेज ऊपर नीचे होता है। तो फ्यूल का कंजम्पशन भले ही उसमें माइनर अंतर आता हो जो आप बहुत महसूस ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप एग्जैक्टिट्यूड की बात करें, क्योंकि मैथमेटिक्स टॉक्स अबाउट एग्जैक्ट आंसर, लेकिन मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम अप्रोक्सीमेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यही फर्क है। हम रियल लाइफ सिचुएशन को सिंपलेस्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं और वहां से जो हमको क्वेश्चन का आंसर मिलता है, जो सोल्यूशन मिलता है, वो लगभग लड़ता भिड़ता रियल लाइफ के हल के बराबर होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सपोज सुधीर हैज इन्वेस्टेड 15,000 रुपए एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट विद रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ही वांट्स टू बाय वॉशिंग मशीन। फाइनेंशियल गोल प्लानिंग हम लोग रियल लाइफ में करते हैं। हम सभी जब भी आप जॉब शुरू करेंगे अपने फाइनेंशियल गोल्स रखते हैं। किसी को बाइक खरीदनी है, किसी को कार खरीदनी है, किसी को घर खरीदना है। उसके लिए आप अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा, अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आ गई, जैसा हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में एक फैमिली के खर्चे के अलग अलग मद थे, तो उसके बार ग्राफ बनाए थे। उसी प्रकार एक सेविंग का मद होता है। तो अपनी सेविंग को हम कहीं कहीं इन्वेस्ट करते हैं और हमारे कुछ गोल्स होते हैं। तो वही क्वेश्चन है, फॉर वॉट पीरियड शुड ही इन्वेस्ट 15,000 रुपए सो दैट ही हैज एनफ मनी टू बाय अ वॉशिंग मशीन। कितने समय बाद वो इस फंड को इन्वेस्ट करता चले कि वो वॉशिंग मशीन खरीद पाए। तो हम चाहेंगे कि समय के एंड पे उसके पास जो इंटरेस्ट आए और मूलधन उसे मिलाकर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उस वॉशिंग मशीन की कॉस्ट के बराबर या उससे ऊपर हो जाए। हिंदी में कहते हैं मिश्र धन शायद। तो ब्याज और मूलधन मिला के जो मिश्र धन मिले उसको ब्याज इन्वेस्टमेंट के बाद, उससे वो ये वॉशिंग मशीन खरीद कर पाए। तो हमें इंटरेस्ट निकालना है। हमारा टारगेट गोल है इंटरेस्ट टू बी अर्नड। हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है 15,000 और हमको 19,000 तक पहुंचना है। तो मतलब 15,000 को उठा के हमको 19,000 तक पहुंचाना है। निश्चित रूप से ब्याज हो गया 4,000। अब ये 4,000 इंटरेस्ट अर्न करने में उसे कितना समय लगेगा? ये तो बहुत आसान है। PNR/100 से आपको सब कुछ पता है। P पता है, नंबर ऑफ ईयर अननोन है, R आपको दिया है 8%, I आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, निकाल लिया। आपका जो टारगेट I है वो 4,000 है। ओके, तो 4,000 यहाँ पे I रखिए, सब कुछ नोन है, बस N अननोन है। यहाँ से N निकल के आएगा, N आ जाएगा। हाँ, यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स में। ये आपको एक मैथमेटिकल मॉडल मिल गया। इंटरेस्ट टू बी अर्न PNR/100, PR की वैल्यू रखेंगे तो आपको I इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स N मिल गया। अब ये इंटरेस्ट दिखा रहा है कि N नंबर ऑफ ईयर और इंटरेस्ट में ये रिलेशन है। दिस इज नथिंग बट मैथमेटिकल मॉडल।
फाइनेंशियल गोल प्लानिंग के लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग का ये एप्लीकेशन है। अब हमको आई पता है, हमारा टारगेट है 4,000 रुपया, तो यहां से n निकल आएगा 3.33, 3 years, 3 full years and 1/3 year, 1/3 year is 4 months। तो 3 year 4 month के बाद उसके पास इतना ब्याज हो जाएगा कि वो अपने मूलधन में मिलाकर 19,000 रुपये जमा कर पाएगा फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट ओनली। तो 3 years 4 month के बाद वॉशिंग मशीन ले पाएगा। अब यहाँ पे कई एजम्पशन है कि क्या तब तक वॉशिंग मशीन का दाम सेम रहेगा, क्या वॉशिंग मशीन से बेहतर कोई और चीज़ ना आ जाए। तो यहाँ पे हम कई चीज़ों को छेड़ते नहीं हैं और उनको कांस्टेंट मानते हैं। तो एजम्पशन ऑफ लीनियरिटी मैंने लिखा है, हम मान लेते हैं कि इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर में ये सीधे लीनियर रिलेशन ही रहेगा, कोई और वेरिएशन नहीं आएगा। हो सकता है इंटरेस्ट रेट बदल जाए। तो कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जिनको आप ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं, नहीं तो आपका सोल्यूशन सिंपल नहीं रह जाएगा और बिना वजह आपका मैथमेटिकल मॉडल एक बहुत ही जटिल क्वेश्चन के रूप में तब्दील हो जाएगा, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे फ्रॉम सिंपल मेथड्स। तो ठीक है, एक रियल लाइफ सिचुएशन को आप फेयर अप्रोक्सीमेशन के साथ सॉल्व करना बेहतर मानोगे अगर आप इजीली कर पा रहे हो, रादर देन एग्जैक्ट सोल्यूशन के चक्कर में पड़े तो और सॉल्व ही नहीं कर पाए, तो देयर इज नो पॉइंट। assumption of linearity, we have assumed that price of washing machine does not increase by the time Sudhir has gathered the money, which generally do not happen। 3-4 साल में चीज़ों के दाम तो बढ़ते ही घटते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आगे पीछे हो जाएगी, या तो फॉल शॉर्ट हो जाएगी या एक्सीड कर जाएगी। लेकिन ठीक है, मोटा मोटा रफली उसको लग रहा है कि कम से कम 3 साल 4 महीने तो लग ही जाएंगे। चूंकि मशीन के दाम अक्सर बढ़ते हैं अनलेस अनटिल कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो कम से कम उसको इतना समय तो लग ही जाएगा। हो सकता है इससे ज़्यादा समय लग जाए अगर दाम बढ़ते हैं तो, इन्फ्लेशन आता है तो। लेकिन ये एक फेयर अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता। मैथमेटिकल मॉडलिंग इटसेल्फ एक सरल नमूना होता है जो हम लोग वर्केबल बनाते हैं उसको, ताकि हमको एक छोटा मोटा आंसर मिल जाए जो भले एग्जैक्ट ना हो लेकिन हमारी हेल्प कर दे। क्वेश्चन नंबर 3, a motorboat goes upstream on a river and covers the distance between the two towns and on the river bank in 6 hours. It covers this distance downstream in 5 hours. If the speed of stream is 2 km per hour, find the speed of the boat in still water. देखिए, नदी के दोनों बहावों में नाव की स्पीड अलग अलग होगी, क्योंकि एक तरफ उसको बहाव का सपोर्ट मिलेगा और एक तरफ बहाव का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रख के हम मैथमेटिकल मॉडल को फॉर्मुलेट करते हैं। वी नो द स्पीड ऑफ रिवर एंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठहरे पानी में नाव की क्या स्पीड रहेगी, हम मान के चलते हैं, लेट अस से इट इज अ कांस्टेंट स्पीड, विच इज अगेन नॉट द केस। पानी में नाव की स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती, बट यहाँ पे चूंकि मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात है तो हम एक कांस्टेंट स्पीड मान के चलेंगे। Let us write x for speed of boat, t for time and y for the distance travel। अब अगर अप स्ट्रीम जाना है तो अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध बहना है, तो आपको नदी का बहाव रेजिस्टेंस देगा, आपकी स्पीड में कुछ कमी आ जाएगी एक्चुअल स्पीड में। वो स्पीड में कमी क्यों आएगी, क्योंकि नदी की स्पीड को आपको अपनी स्पीड से घटाना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रवाह के विरुद्ध तैर रही है नाव। तो स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम हो जाएगी x-2। नाउ इट टेक्स 6 आवर टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन अप स्ट्रीम। सो फ्रॉम दिस वी गेट चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर समय गुणे चाल, d इज इक्वल टू 6 टाइम्स x-2। अब जब डाउन स्ट्रीम चलेंगे तो हमको नदी के बहाव का फायदा मिलेगा। जैसा ढलान पे साइकिल चलाते समय हमारी गति स्वतः बढ़ जाती है, एफर्ट कम लगता है क्योंकि हमको ग्रेविटी की हेल्प मिलती है वहां पे, यहाँ पे नदी के बहाव की हेल्प मिलेगी। तो डाउन स्ट्रीम में यही स्पीड नाव की एक्चुअल स्पीड हो जाएगी x+2 और डिस्टेंस d है और समय ऑफ कोर्स कम लग रहा है। द बोट टेक्स 5 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। सो d इज इक्वल टू
हेयर डी इज इक्वल टू 5 टाइम्स x प्लस 2, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है, दो शहरों के बीच डिस्टेंस तो बदलेगी नहीं, नदी का बहाव कैसा भी हो, नाव की गति कुछ भी हो, वो तो स्टैटिक है। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में हम डी को जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिल गया 5 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 टाइम्स x माइनस 2, जो कि एक सिंपल रैखिक समीकरण है, एक चर वाली, जिसको आप कक्षा 7 में या 8 में कर चुके हैं। यहां से आप सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 22। इंटरप्रिटेशन, since x equal to 22 therefore the speed of motorboat in still water is 22 km per hour। वही लिखा है, we know that speed of river is not the same everywhere, again speed of boat will not be constant। हालांकि इस सवाल में 22 निकल के आया है, ना तो ये कांस्टेंट है ना ही नदी की स्पीड कांस्टेंट है, तो जो भी छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस हैं उनका हम इफेक्ट इग्नोर करेंगे। So we can ignore this difference in speed of the river. We can also ignore small variation in speed of boat. Also, apart from speed of river, the friction between water and surface of boat will also affect the actual speed of the boat. We also assume that this effect is very small। अभी के लेवल पर अब जो पानी का जो फ्रिक्शन होता है, जिसको ड्रैग फोर्स भी कह सकते हैं, इसको हम नगण्य मानेंगे, क्योंकि इन फैक्टर्स को अगर शामिल कर लिया फिर ये क्वेश्चन आपका आईआईटी जेई का या उसके भी आगे का फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये किताब के स्कोप से बियॉन्ड चला जाएगा। इसलिए हमने मान लिया है द स्पीड ऑफ रिवर एंड बोट रिमेन्स कांस्टेंट ऑल द टाइम। द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बोट एंड वाटर एंड बोट एंड एयर, हवा का भी तो फ्रिक्शन होगा, इन सबको हम नगण्य मान के चलते हैं, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। हालांकि आगे जाके आप ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे, जो बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं वहां पे इस फ्रिक्शन फोर्स को भी कभी कभी काउंट किया जाएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन विद रियलिस्टिक अप्रोक्सीमेशंस एंड सिंप्लीफिकेशंस। हम जो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं वो रियलिस्टिक है, ऐसी कोई हमने बहुत फार फेच्ड या इम्पॉसिबल एजम्पशन नहीं कर ली है, और इस प्रकार जो हमें सोल्यूशन प्राप्त होता है वो एक्चुअल सोल्यूशन के काफ़ी क्लोज होता है। क्योंकि इस सवाल को करने के लिए अगर आप वाकई में बोर्ड में बैठ के ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और स्टॉप वॉच से अगर टाइम वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्पीड लगभग इतनी ही आएगी, एवरेज स्पीड आएगी इतनी बोट की। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग गिव्स अ फेयरली क्लोज रियलिस्टिक रिजल्ट्स। विदाउट दीज assumptions it would take advanced maths and physics to solve these questions which will become truly IIT level। अब एक्सरसाइज A 2.1 देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है जो आपको खुद से करने हैं ये रियल लाइफ सिनारियोज हैं। पहला सवाल है कि एक व्यक्ति को कंप्यूटर खरीदना चाहिए या उसे किराए पे लेना चाहिए, कुछ समय अवधि के लिए उसको यूज करना है। ये लगभग वही बात हुई कि हमें मकान खरीदना चाहिए या किराए पे रहना चाहिए। तो एक निश्चित समय तक अगर आपको यूज करना है, मान लो 2 ही महीने यूज करना है, तब तो किराए पे ले लो, लेकिन अगर 3 साल तक यूज करना है तो आपको खरीद लेना बेटर होगा। या फील कर सकते हैं बिना मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन या क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको एक गट फीलिंग होनी चाहिए कि किसी वस्तु को अगर बहुत लंबे समय तक यूज करना है तो बेहतर है उसे खरीद लो। इसे ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहा जाता है, जो कि क्वेश्चन 1 में दिखाया है। आप इसे करें कि कितने महीने के बाद खरीद लेना बेहतर होगा और कितने महीने तक किराए से काम चलाया जा सकता है। ये एक्सरसाइज यही कहती है। अगेन कार का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का है कि 2 कारें शायद 2 एंड से चलना शुरू होती हैं और वो कब किस पॉइंट पे और किस वक्त पे मीट करेंगी। अगला क्वेश्चन है मून की अर्थ से डिस्टेंस दी है और उसका पाथ अराउंड अर्थ इज नियरली सर्कुलर यूजिंग स्पीड एट विच इट ऑर्बिट्स अज्यूमिंग दैट इट ऑर्बिट्स अर्थ इन 24 आवर्स। अब आपको एक सर्कुलर मोशन के हिसाब से आपको टाइम निकालना है, फाइंड द स्पीड, मून की स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू टाइम डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ ट्रेवल बाई मून विच इज 2 पाई r। अब यहाँ पे r आपको ये डिस्टेंस दिए 3,84,000,
ये रीडिंग वैसे याद होनी चाहिए। अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर होती है, और अर्थ सन के बीच की डिस्टेंस को शायद AU कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU। तो ये कुछ कुछ फिगर्स आपको याद रहने चाहिए। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग का वाइड एप्लीकेशन है एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स में, क्योंकि स्पेस के लिए कैलकुलेशन करने के लिए आपको स्पेस जाना तो नहीं, जाएंगे तो नहीं, बेटर है कि लैब में पहले उसको आजमाया जाए और देखा जाए कि फिर उसके बाद कोई स्पेस नेविगेशन मिशन शुरू करना चाहिए भी कि नहीं। कहीं वो इम्पॉसिबल ना हो, कहीं वो एग्जॉर्बिटेंट महंगा ना हो, कहीं वो फिजिक्स के हिसाब से इम्पॉसिबल ना हो जाए। तो फिर इसमें धीरे धीरे फिजिक्स के लेग्स भी ऐड होते जाएंगे आगे जाके मैथमेटिकल मॉडलिंग में, ग्रेविटी और इनवर्स स्क्वायर लॉ वगैरह भी आता जाएगा। लेकिन फिलहाल आप इसको एक सिंपल सर्कुलर मोशन मान के करें कि एक सर्कुलर पाथ पे आपको डिस्टेंस और टाइम पता है, तो स्पीड क्या होगी। अगेन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे क्वेश्चन है, ये भी आप वैसे ही करेंगे पर मंथ की रेट से। एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ऑफ, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वाटर हीटर इज यूज इन अ डे। कॉस्टिंग दी हुई है आपको। हाँ, सम मैथमेटिकल मॉडल्स, एक स्टेप होता है जब हम मैथमेटिकल मॉडल को सॉल्व करते हैं और लास्ट में एक आंसर आता है, कभी कभी वो आंसर अटपटा होता है, तो हमको वैलिडेशन करना पड़ता है कि ये सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो अक्सर नेगेटिव संख्याएं रूट के रूप में प्राप्त होती हैं, लेकिन जिन सवालों के फॉर्मूलेशन में हमने उस इक्वेशन को बनाया है वहां पे नेगेटिव नंबर्स एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। उसी स्टेप को वैलिडेशन कहा जाता है कि मैथमेटिकल इक्वेशन अपने आप में कुछ नहीं है, दे मस्ट मेक सम सेंस ऑल्सो, देयर सोल्यूशन शुड मेक सम सेंस ऑल्सो। In real life situation, we cannot accept a model which gives us an answer which do not match with reality. अब जैसे, हाँ वही एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर खरीदना चाहिए या किराए पे लेना चाहिए, ये कुछ कुछ वैसा ही हुआ कि हम ओला कैब यूज़ करें या कार खरीद लें, और बाइक के केस में रैपिडो यूज़ करें या बाइक खरीद लें। कॉमन डायलेमा, बाइंग वर्सेस रेंटल हाउसिंग, मकान खरीदें या किराए पे ही रहते चलें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब मैथमेटिकल मॉडल आपको केवल मैथमेटिक्स की रिजल्ट देता है, वो आपको केवल नंबर्स का आंसर देगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे कंसिडरेशन होते हैं, जैसे सेटिस्फैक्शन ऑफ ओनरशिप। इसकी कोई मैथमेटिकल क्वांटिफाइबिलिटी नहीं है कि एक कोई भी एसेट ओन करने की एक सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस होता है, एक प्लेजर होता है, उसको मैथमेटिकली क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। तो मैथमेटिकल मॉडल में वो चीज़ें कैप्चर नहीं होती हैं, इसलिए मैथमेटिकल मॉडल परफेक्ट भी नहीं होते हैं। इसे हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल 4, सपोज यू हैव ए रूम ऑफ लेंथ 6 by 5 मीटर। अब आपको स्क्वायर टाइल से इस कमरे की फर्श को कवर करना है, कितने टाइल चाहिए हैं। तो अगर हम सीधे सीधे कमरे का एरिया निकाल के उसको टाइल के एरिया से डिवाइड कर दे तो कुछ आंसर आएगा, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बात आती कंटिन्यूटी की। कमरे का एरिया और टाइल का एरिया, यहाँ पे साइज, शेप और ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। टाइल को अगर ब्रेक करना अलाउड नहीं है तो आप स्ट्रेट अवे डिवीजन नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि एक बाल्टी पानी से कितने गिलास पानी निकाला जा सकता है। एरिया में ओरिएंटेशन और डायरेक्शन का भी महत्व है। टाइल्स को तोड़ना अलाउड नहीं है शायद, तो यहाँ पर सीधे डिवीजन से आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे हमको थोड़ा सा पैटर्न बनाने पड़ेंगे, थोड़ा उसका लेआउट देखना पड़ेगा। अच्छा, अब हमने देखा कि टाइल की लेंथ है 0.3 और कमरे की लेंथ है 6, तो अगर एक पंक्ति बनाई जाए तो एक कतार में 20 टाइलें आ जाएंगी, 20 टाइल्स। आपने लेंथ बाई लेंथ डिवीजन किया, साइड ऑफ टाइल इज 0.3 and length of room is 6 meter. We can fit 20 tiles along the length of the room in one row. अब इस तरह की कितनी कतारें बना सकते हैं आप? Since the breadth of room is 5 meter, so we have 16.67. So we can fit 16 tiles in a column. अर्थात एक रो में आप 20 टाइलें बैठा सकते हैं और इस प्रकार की आप 16 पंक्तियां या रोज बना सकते हैं। और ये 0.67 जो है ये तकलीफ देगा,
ये वो पोर्शन है जो कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइल्स की वो डायमेंशन से मैच नहीं कर रहा। सिंस 16.3 इंटू 0.3, अब ये जो चौड़ाई है 0.2 मीटर along the breadth will not be covered by tile. This part will have to be covered by cutting the other tiles. We cannot break tile into two equal halves and use both halves to cover the remaining problem. अच्छा, अब अगर हम टाइल को, होमवर्क कीजिए, 1:2 के रेशियो में ब्रेक करके ट्राई करें तो जो अंतिम अनकवर्ड पंक्ति है वो कितनी टाइलों से कवर हो जाएगी, ये आप देखें। 16 पंक्तियां भरने के बाद जो लास्ट की रो है उसको भरने के लिए अगर हम टाइल्स को 1:2 रेशियो में ब्रेक करना अलाउ हो तो ट्राई टू फिल लास्ट रो विद 1:2 ब्रेकिंग ऑफ टाइल्स। Plain division gives you 333.33, valid if we have liberty to break tiles, but there are constraints. As we said, the number of tiles along the length is 20 and number of tiles along the breadth is 16. So we need 20 more tiles for the last row. Subtracting these values, substituting these values, we get 16 into 20 plus 20, 340. So we need 340 tiles to cover, which is quite close to direct division 333.33. तो यहां से आपको टाइल्स का एक नंबर प्राप्त हुआ जो आपको चाहिए है इस कमरे की फर्श को कवर करने के लिए। अब यहां पे रियल लाइफ सिचुएशन में कई चीजें आएंगी, मेसन की स्किल, टाइल्स की क्वालिटी एटसेट्रा, टाइल टूट जाती हैं, वेस्टेज होता है, तो यहाँ पे मेसन की स्किल। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको एक फेयर आइडिया मिलता है। सो वी कैन स्टॉप हियर। ओके, ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इस चैप्टर का अगला भाग अगले क्लास में किया जाएगा जहाँ पे कुछ और मैथमेटिकल मॉडल देखेंगे, जहाँ पे कुछ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से संबंधित बातें भी होंगी। इंटरेस्टिंग है, ये चैप्टर कई विषयों में लागू होता है, साइंस, आर्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब जगह ये चैप्टर लागू हो सकता है, लाइक स्टैटिस्टिक्स। दैट इज़ वाई आई सेड कि स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल मॉडलिंग रियल लाइफ के क्लोज हैं। एक में हम डेटा पढ़ते हैं, दूसरे में हम अप्रॉक्सीमेशन पढ़ते हैं। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में इसी चैप्टर का अगला भाग देखा जाएगा।